चलो, कल हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कल हमने यहाँ पे ISA 500 के बारे में पढ़ना चालू किया था, जो कि यहाँ पे किसकी बात करता है? जो कि यहाँ पे एविडेंस की बात करता है। ठीक है, क्या कह रहा है ISA 500? ISA 500 कह रहा है कि भाई ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिटर को यहाँ पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। ठीक है, जिन प्रोसीजर से आप कलेक्ट करेंगे ऑडिट एविडेंस, जिनके बेसिस पे ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, जिनके बेसिस पे यहाँ पे कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा। ठीक है, और जिसके ऊपर अब उसका ओपिनियन, जिस कंक्लूजन्स के ऊपर क्या किया जाएगा, बेस किया जाएगा। ठीक है, ये हमारा ISA 500 है। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई थी बात? कल क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, दिस इज व्हाट ISA 500 इज सेइंग। ठीक, अब आगे ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं अपन। तो साथ साथ ये भी बोला गया है कि ऑडिट एविडेंस आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ISA 500 इज ऑल्सो सेइंग, ठीक है ना, जिस तरीके के एविडेंस कलेक्ट करने की बात करता है, वो एविडेंस आपके कैसे होने चाहिए? वो एविडेंस आपके सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है, तो ISA 500 जो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएटनेस की बात करता है, तो सफिशिएंसी का मतलब ISA 500 का है कि भाई जो एविडेंस कलेक्ट किया जाए वो क्वांटिटी वाइज सफिशिएंटली कलेक्ट किया जाए। और अप्रोप्रिएटनेस से यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि भाई यहाँ पे क्वालिटी वाइज एविडेंस जो है वो अच्छी क्वालिटी के आप एविडेंसेस कलेक्ट कीजिए। नाउ, क्वालिटी और क्वांटिटी, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ये आपका मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंसिडरेशंस, जो कुछ चीजों को ध्यान में रख के आप यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस ट्रीटमेंट, 7-8 पॉइंट वहां पे बताए हुए। ठीक है भाई, एक चीज अपन ने कल ये समझ ली थी। क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज इट से अबाउट द क्वालिटी? तो क्वालिटी मीन्स दो चीजें होती हैं। क्वालिटी मीन्स कौन सी दो चीजें होती हैं यहाँ पे? ठीक है, क्वालिटी मीन्स पहली चीज एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरा गला खराब आ रहा है, तो हो रहा है, तो तुम लोगों को आवाज आ रही है ना भाई क्लियर यहाँ पे? यस सर। यस सर। ठीक। तो अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ रहे थे यहाँ पे क्वालिटी का मतलब क्या है। दो चीजें हैं क्वालिटी में। क्या क्या दो चीजें थी क्वालिटी में? रिलेवेंट और रिलायबल। हाँ, रिलेवेंसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है ना, तो पहली चीज है रिलेवेंसी, दूसरी चीज है यहाँ पे रिलायबिलिटी। तो अब क्वालिटी वाइज कोई एविडेंस अच्छा होगा नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि वो एविडेंस कितना ज्यादा रिलेवेंट है और वो कितना ज्यादा रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का फर्दर मतलब है कि किस सोर्स से वो एविडेंस आया है, कहाँ से आया है। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? सोर्सेज आपके इंटरनल सोर्सेज हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, एविडेंस डायरेक्ट हो सकता है, एविडेंस इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, एविडेंट क्लाइंट का जनरेट किया हुआ हो सकता है। ठीक है, एविडेंस ओरल हो सकती है, एविडेंस रिटर्न हो सकती है। तो ये सोर्सेज ऑफ एविडेंस इन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके का सोर्स है। जैसे इन लोगों ने कंपैरिजन किया कि इंटरनल एक्सटर्नल। तो अगर सोर्स एक्सटर्नल होता है तो यहाँ पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है,
डायरेक्ट होता है तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, क्लाइंट जनरेटेड एविडेंस जो होते हैं खुद के, वो कमजोर एविडेंस होते हैं। ठीक है, ओरल से बेटर एविडेंस आपके रिटन एविडेंसेस होते हैं। इसी तरीके से रिलेवेंसी, रिलेवेंसी मींस रिलेटेडनेस। ठीक है, कि भाई वो एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया है, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है, वो कितना रिलेटेड है, कितना रिलेवेंट है टू द असर्शन यहाँ पे टू बी प्रूव्ड। तो जो भी असर्शन आप यहाँ पे चेक कर रहे हो उससे कितना रिलेटेड ये यहाँ पर प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया है। ठीक है भाई, एक चीज तो ये हो गई थी, आ गया था याद समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े इसको। यस। यस सर। चलो नेक्स्ट ये बात करते हैं यहाँ पे, एक वर्ड हम लोगों ने कल असर्शन यहाँ पे डिस्कस किया था कि असर्शन क्या होता है। देखो असर्शंस जो होते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्स होते हैं बेसिकली, जो कि दे आर मे बी एक्सप्लिसिट और दे आर मे बी अदरवाइज। अदरवाइज सिर्फ शब्द का मतलब हो गया माइट बी इम्प्लाइड। ठीक है, तो ये वो फैक्ट्स हैं जो बेसिकली हमारा मैनेजमेंट थ्रू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पर क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिटली और अदरवाइज यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट मतलब दिखाना कि भाई ये फैक्ट है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं। अब वो चाहे स्पेसिफिकली अलग से बताया गया है, नहीं बताया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब चीजें अलग से नहीं बताई जाती, कुछ चीजें हैं वो इम्प्लाइड होती हैं, उनका मतलब होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप बोल रहे हो इन्वेंट्री है, से फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि भाई हमारे पास 50,000 की इन्वेंट्री है, तो इसका बोलने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भाई इन्वेंट्री 50,000 है, बट इसके इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि भाई फिजिकल क्वांटिटी वाकई उतनी ज्यादा वहां पर होगी, फिजिकल क्वांटिटी उतनी एग्जिस्ट करती है, आपको इसको यूज करने का राइट है। ठीक है, एग्जिस्टेंस हो गया, राइट हो गया। ठीक है, वैल्यूएशन आ गई कि आपने इसकी सही तरीके से वैल्यूएशन करी है, आपको उसको यूज करने का राइट है, एग्जिस्ट ही वहां पर करती है। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आप इम्प्लाइड यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में करती हैं, जो आप अलग से बोलते नहीं हो, एक्सप्लिसिटली अलग से नहीं बताया जाता है, लेकिन ये इम्प्लाइड होती है। ठीक है, अब जो ऑडिटर को काम करना है वो काम इसी तरीके से करना है, उनको इन असर्शंस को, मतलब उन फैक्ट्स को यहाँ पर क्या करना है, उन फैक्ट्स को यहाँ पे उसको, इन फैक्ट्स की सत्यता को, ट्रुथफुलनेस को यहां पर चेक करने के लिए यू नीड ऑडिट एविडेंस, जो कि आपको बाय दी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिलेंगे। ये हमारा कल का था, क्लियर, समझ में आ गई बात यहाँ पे, ये सुन लो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ हमने अब असर्शंस चेक किए थे कल, तो अब कोई एसेट है और लायबिलिटी है तो उसके लिए अलग असर्शंस है, और इनकम एक्सपेंसेस के लिए अलग असर्शंस होते हैं, तो वो कल हमने क्लियर कर लिया था। तो ये तो हमारी कल की क्लास हो गई, आई थिंक कोई डाउट नहीं है क्लास के अंदर, कल वाली क्लियर है, समझ में आ गई थी बात यहाँ तक। यस यस सर। सर। एक सेकंड, अब इसको हटा दें यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है हमको डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज हम लोगों को पढ़नी है वो हमको यहाँ पे डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ना है। एड्रेसिंग डिस्क्लोजर्स इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब डिस्क्लोजर होते क्या है, पहली चीज तो ये समझने वाली। ठीक है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बाय वे ऑफ स्टेटमेंट्स, बाय वे ऑफ स्टेटमेंट्स आपको डिस्क्लोज करनी होती है। जनरली ये फिगर्स नहीं होते हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर
ठीक है। अब ये क्यों करनी है? क्योंकि बाय लॉ इट इज रिक्वायर्ड। आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बता सकते हो, जैसे कि गोइंग कंसर्न की एक बात होगी। इट इज नॉट अ फाइनेंशियल फिगर ना, बट ये एक इंफॉर्मेशन है दैट वी आर गोइंग कंसर्न। ये आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा दैट वी आर गोइंग कंसर्न। हाँ है ना? आ रही बात समझ में? It is not it is not some financial figure. It is some information that is related to your business and relevant to the understanding of financial statement. भाई कोई भी पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है तो उसके लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप उसको बताएं कि हम हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को गोइंग कंसर्न मानते हैं। अगर नहीं मानते तो उस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए जाएंगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका चेंज हो जाएगा, होगा नहीं होगा? है ना? यस सर। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये बाय लॉ इट इज रिक्वायर्ड कि आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, इट इज गोइंग कंसर्न। ठीक है। तो ये जो डिस्क्लोजर्स हैं ये बाय लॉ रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो टाइम के साथ बढ़ी है। समय समय पे नए कानून गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अगर फर्दर इंफॉर्मेशन आपको यूजर्स को देनी है तो उस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। कंसर्न हैव बीन रेज्ड अबाउट वेदर द ऑडिटर्स आर गिविंग सफिशिएंट अटेंशन टू द डिस्क्लोजर ड्यूरिंग द ऑडिट। तो कंसर्न अब इस बात की चिंता उठाई गई कि भाई फाइनेंशियल फिगर्स को तो हमारे ऑडिटर्स जो हैं इसके ऊपर तो आप पूरा ध्यान देते हो, इसके ऊपर तो हम पूरा ध्यान देते हैं कि भाई जो फिगर्स हैं फाइनेंशियल, वो अब ट्रूथफुलनेस इंडिकेट कर रहे नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर तो हमारा पूरा ध्यान है, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन जिस चीज के ऊपर अपना ध्यान नहीं है या जिस चीज को अपन ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो हमारा डिस्क्लोजर है। ठीक है, क्योंकि वो जनरली कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि बाय द वे ऑफ स्टेटमेंट कंपनी को देनी होती है, तो हमने, हो सकता है ऑडिटर उसको सीरियसली नहीं देख रहे होंगे। ठीक है। तो ये बात जब आईएएस भी बोर्ड को पता चली तो उन्होंने इस चीज को लेकर के अपने खुद के नए स्टैंडर्ड्स यहां पर दिए हैं। The IASB believe that where the term financial statement is used in the ISA, it should be clarified that it is intended to include all disclosure subjective। तो IASB का मानना है कि भाई जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स की ऑडिट की नहीं बात करते हैं, बल्कि हम इसके अंदर दिए जाने वाले डिस्क्लोजर्स की भी ऑडिट की बात करते हैं। तो ये भी भाई आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ फाइनेंशियल फिगर्स को ही आपको ऑडिट नहीं करना, बट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड डिस्क्लोजर्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। ये आपका जो इंटरनेशनल बोर्ड है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस बोर्ड, उसका ऐसा मानना है। ये क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने किया है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? ये सुनो। यस सर। ठीक है, जो ही बात समझ में आ गई तो ये बस इतना सा कह रहे हैं कि भाई ऑडिट में आपको डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतना ही ध्यान देना है जितना फिगर्स के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। कुछ रीसेंट चेंजेस इन लोगों ने बताया कि आईएसए के अंदर कुछ समय समय पर चेंजेस किए गए जिसके ऊपर अप्रोप्रिएट अटेंशन टू एड्रेस डिस्क्लोजर, इस चीज के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर डाला गया है, फोकस किया गया है। मतलब टाइमली जो चेंज किया है ये से, तो उन्होंने फिर ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर किया है कि भाई आप डिस्क्लोजर्स को भी ऑडिट करेंगे। ठीक है। फोकस ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर टू बी डिस्कस विद टीसीडब्ल्यूजी पर्टिकुलर एट द प्लानिंग स्टेज। और इसके अलावा आईएसए में बदलाव करके हमने बोला है कि भाई जब ऑडिट की प्लानिंग करी जाती है, ठीक है, तो प्लानिंग की स्टेज पर हमको डिस्क्लोजर से संबंधित डिस्क्लोजर्स, ऐसे मैटर्स जो कि फोकस डिस्क्लोजर से संबंधित है, ऐसे मैटर्स हम लोगों को किसके साथ डिस्कस करने चाहिए? हम लोगों को टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करने चाहिए। अगर कोई मैटर है फॉर कंसिडरेशन, उनको लगता है कि डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है, तो प्लानिंग स्टेज पे ये चीज आप डिस्कस करें कि भाई हम लोग ये भी देखने वाले हैं। आप जब प्लानिंग करोगे तो आप टीसीडब्ल्यूजी को बताओ कि भाई हम ये भी ऐसे मैटर्स हैं डिस्क्लोजर्स को लेकर के जिनको हम लोग देखने वाली हैं। Emphasis on the need to agree with the management responsible to make available information relevant to disclosure early in the audit process। इस चीज के ऊपर भी हमारे आईएएसबी ने फोकस किया है कि मैनेजमेंट को इस चीज के ऊपर एग्री आप कराएं कि भाई उनकी जिम्मेदारी है
कि डिस्क्लोजर से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको वो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो डिस्क्लोजर्स से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपको कराई जाए टू द ऑडिटर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। और मैनेजमेंट को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? एग्री करना चाहिए। मतलब हम बहुत सारी चीजों के लिए मैनेजमेंट को एग्री कराते हैं ऑडिट करने से पहले। करवाते नहीं करवाते? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है, आप इस पे एग्री करो। इंटरनल कंट्रोल्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इस पे एग्री करो। करते नहीं करते? हाँ या ना? यस सर। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आप हमको देंगे, कॉपरेट करेंगे, इसके लिए एग्री करो। तो सिमिलरली जब इस तरीके से हम लोग अर्ली इन दी ऑडिट प्रोसेस जब ऑडिट करना शुरू करते हैं, तो हमको मैनेजमेंट को ये एग्री कराना चाहिए कि डिस्क्लोजर से संबंधित इंफॉर्मेशन भी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी वो ऑडिटर को अवेलेबल कराएंगे। तो ये कुछ रीसेंट चेंजेस आईएसए के अंदर ड्यूरिंग दिस लास्ट कुछ सालों में ये किए गए हैं। ज्यादा ध्यान दिया गया है डिस्क्लोजर्स के ऊपर। ठीक है, मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर्स डिस्कस करने के लिए बोला है प्लानिंग के टाइम पे टीसीडब्ल्यूजी के साथ। मैन को एग्री करने के लिए बोला है यहाँ पे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने की। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब यस आपको सर। हाँ, अब आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा कैसे? ऑडिट एविडेंस मिलेगा सर हमको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से। किससे मिलेगा हमको यहाँ पे? ऑडिट प्रोसीजर्स से। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई प्रोसीजर्स दो तरीके के होते हैं। एक आपका प्रोसीजर होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। ठीक है, दोनों ही प्रोसीजर्स एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे वो इनिशियली किए जाएंगे बेटा। ठीक है, ये बाद में किए जाएंगे। ठीक है, और जबकि सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, ये प्रोसीजर्स सब्सिक्वेंटली परफॉर्म किए जाते हैं, ये बाद में परफॉर्म किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग ले लेना। आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, किस, वो डिपेंड करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट के ऊपर। जब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इनका जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपके सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स डिपेंड करते हैं। तो ये सब्सिक्वेंटली बाद में परफॉर्म करना है। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना? बात समझ में आ गई यहाँ तक गर्विता जूही? यस सर। ठीक है, तो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसिव, पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर हम यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, वो बाद में करेंगे। अब सब्सटेंसिव प्रोसीजर में भी दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं बेटा। एक आपका टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे भी सही कि ये प्रोसीजर्स हैं क्या। और एक आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स जरूरी नहीं है कि आप सब्सटेंसिव की तरह ही करें, इवन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के साथ भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंसिव नेचर का है तो उसको बाद में परफॉर्म किया जाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर मे बी परफॉर्म्ड एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आल्सो। आगे समझ में क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस। ठीक है, नेक्स्ट अब धीरे धीरे हम एक एक प्रोसीजर को समझते हैं। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या है? नाम ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो इंटरनल कंट्रोल्स को हम लोग बनाते क्यों हैं? इंटरनल कंट्रोल का पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और यहाँ पे करेक्ट करना। देखो, कंट्रोल्स हम लोग इसलिए सेटअप करते हैं कोई भी बिजनेस के अंदर कि भाई जो हमारे
बिजनेस में ड्यूरिंग द बिजनेस अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो, प्रिवेंट हो, पहली बात तो हो रहे हैं तो डिटेक्ट हो जाए और उसको हम करेक्ट कर लें। तो इस वजह से हम लोग बेटा इंटरनल कंट्रोल सेटअप करते हैं। और जो हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली इस काम के लिए बनाए गए हैं कि वो ये चेक करें कि इंटरनल कंट्रोल्स अपना काम इफेक्टिवली दे आर ऑपरेटिंग, क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं करते। तो ये हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल से बेसिकली हम लोग टेस्ट करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपने परफॉर्म किए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स आप लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल की तरह परफॉर्म नहीं करते, बाद में किए। तो जो हमारा असर्शन था, जो ऊपर अपन ने समझा, असर्शन क्या है, बेसिकली फैक्ट है। तो कोई फैक्ट सही है या नहीं है, ये चेक करने का काम हम लोग सब्सटेंसिव प्रोसीजर के ड्यूरिंग में करते हैं। ठीक है, तो मटेरियल मिसअसेसमेंट एट द असर्शन लेवल, तो कोई फैक्ट यहाँ पर सही है या नहीं है उस लेवल पे जाकर के चेक करना, असर्शन के लेवल पे जाके करना, ये हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर का काम होता है। दोनों में फर्क है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स असर्शन चेक करने के लिए नहीं किए जाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना, नेक्स्ट फर्दर इसको आगे पढ़ते हैं। जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं इनको यहाँ पे उन्होंने बोला है। ठीक है, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब हो गया हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर। कौन से प्रोसीजर भाई हमारे? सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर द ऑडिटर मस्ट असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले आपको ये देखना जरूरी होता है कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना एग्जिस्ट करता है। तो जब बेटा अपन सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, बिफोर, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू assess the risk of material misstatement। तो ये असेसमेंट आपका किया जाएगा पहले कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क कितना है। इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर दी, दैट इज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, हालांकि ऑडिट रिस्क अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया है कि ऑडिट रिस्क का मतलब इनहेरेंट कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क होता है। ठीक है, तो ये तो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल आपके रिस्क मॉडल का वाइटल कंपोनेंट है। दे आर द मैकेनिज्म दैट क्लाइंट डिजाइन इन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट मिसस्टेटमेंट। दिस इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर गुड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, it is necessary to safeguard the assets of the shareholder and is requirement of a corporate government। तो इंटरनल कंट्रोल भाई जरूरी चीज है आपके। ठीक है, ये मैकेनिज्म है जिनके द्वारा, जिनके थ्रू आप मिस स्टेटमेंट्स को रोकते हैं होने से, डिटेक्ट करते हैं, उनका करेक्शन किया जाता है। ये सिर्फ जरूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि अच्छी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बल्कि ये आपके शेयर होल्डर्स के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी रिक्वायरमेंट है। अब आप किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी भी जरूरत है। तो इंटरनल कंट्रोल्स बेटा अच्छे बनाना जरूरी है। ठीक है, नाउ जितना अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा उतना कम कंट्रोल रिस्क होगा। इनहेरेंट रिस्क क्या था कि भाई जो रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्रोल, यही था यहाँ पे। इनहेरेंट गलतियां किसी भी कंट्रोल के अप्लाई करने से पहले जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट करती है उनको हम लोग इनहेरेंट रिस्क यहाँ पे बोलते हैं। यही होता है भाई, हाँ या ना? यस याद सर। आया? व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? भाई सर कोई भी कंट्रोल अप्लाई करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने ज्यादा गलतियां उनके अंदर है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं बिफोर अप्लाइंग एनी कंट्रोल। ठीक है, उसको हम लोग इनहेरेंट रिस्क बोलते हैं। कंट्रोल रिस्क कि भाई कंट्रोल अप्लाई करने के बाद अब कितनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क किसके पास होता है? ये हमारा डिटेक्शन रिस्क क्या मतलब क्या हो गया, ये हमारे ऑडिट का है पार्ट।
कि भाई ऑडिट के अंडर हम लोग कितना पकड़ सकते हैं। इवन कंट्रोल रिस्क से भी कुछ गलतियां हो सकता है, कंट्रोल से भी कुछ अप्लाई करने के बाद गलतियां नहीं पकड़ी जाएंगी, तो अब अल्टीमेटली वो गलतियां कहाँ पकड़ी जाएंगी, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट पकड़ी जाएंगी। यही होगा, हाँ या ना? यही होता है Yes, sir. डिटेक्शन रिस्क का Yes, मतलब क्या sir. होता है, हाँ अल्टीमेटली। और ऑडिट के बाद भी जो गलतियां नहीं पकड़ी जाए वो डिटेक्शन रिस्क क्रिएट करती हैं। ठीक है, ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ कौन से रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, डिटेक्शन रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। अच्छे से ऑडिट करेगा तो इसको रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता, ये तो मैनेजमेंट के हाथ में है। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, ये सुनो यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका कंट्रोल सिस्टम जितना बेटा इंपॉर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम जितना आपका स्ट्रॉन्गर होगा उतना आपका कंट्रोल रिस्क लोअर रहेगा। ठीक है, लोअर कंट्रोल रिस्क, जितना कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्गर उतना कंट्रोल रिस्क लोअर। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं इस चीज को हम लोग। ठीक है, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट। तो अल्टीमेटली जितना अच्छा कंट्रोल, जितना कम कंट्रोल उतना आपका रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट उतना कम हो। अब देखो क्या है कि इंटरनल कंट्रोल बेटा एक ऐसी चीज है ना, जो आपके आपके मतलब आप कौन हो, आप ऑडिटर हो, आप कौन हो, जल्दी बताओ कौन हो भैया आप? Auditor. Auditor. आप ऑडिटर हो। तो आपके काम डिपेंड करता है कि क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल यहां पे इफेक्टिवली ऑपरेट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अगर ये इफेक्टिवली ऑपरेट करें तो आपको काम कम करना पड़ेगा, और ये इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अब आपको काम कम करना है या ज्यादा करना है वो डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे। अब आप इन इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? यू वांट टू रिलाय इट और नॉट? क्या आप इन इंटरनल कंट्रोल्स पे विश्वास करना चाहते हो? क्योंकि अगर आप इस पे विश्वास करोगे तो आपका काम कम हो जाएगा, लेस वर्क। और अगर आप इन इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय नहीं करते, कम रिलाय करते हो, तो आपको अकॉर्डिंगली उतना काम आगे फर्दर ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब आप इनके ऊपर रिलाय नहीं करो या नहीं करो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स पे आएगा। ठीक है भाई, बाद में हम लोगों को जो काम करना है वो बेसिकली सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने। आ रही बात समझ में मेरी यहाँ पे, ये सुनो? Yes, sir. तो हम लोग इन कंट्रोल्स के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये बेसिकली डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑडिटर को ये सब चीजें करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी एबल टू रिलाय ऑन द कंट्रोल्स। अगर आप कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हो, विश्वास करना चाहते हो या नहीं चाहते, पहली चीज देखिए कि सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, सिस्टम मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उसको डॉक्यूमेंट कीजिए। ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का असेसमेंट कीजिए। ठीक है, डिजाइन का और ऑपरेटिंग दोनों का। तो इंटरनल कंट्रोल्स किस तरीके से डिजाइन करे हुए क्लाइंट ने, क्या उनका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, वो असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करके आपको इन सिस्टम्स को टेस्ट करना पड़ेगा। डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। तो हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ ब्रॉड एरिया, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। सॉरी, इसमें एसेट आ जाते हैं, इसमें लायबिलिटीज आ जाती हैं, इसमें इनकम आ जाते हैं, इसमें एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, आ जाते हैं। जल्दी बताओ, आते नहीं Yes, आते? sir. तो एसेट में भी करंट एसेट आ जाते हैं सर, फिक्स्ड एसेट आ जाते हैं। सिमिलरली लायबिलिटीज भी करंट लायबिलिटीज हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो सकती हैं। इनकम में भी आपके पास डायरेक्ट इनकम हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, एक्सपेंसेस भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बड़ा एरिया है। ठीक है,
तो जब आप कंट्रोल टेस्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि सभी जगह पे कंट्रोल एक जैसे काम करते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपका करंट एसेट्स पे जो कंट्रोल है वो अच्छे हैं, फिक्स एसेट्स पे नहीं है। हो सकता है लाइबिलिटीज पे जो कंट्रोल्स हैं वो अच्छे हैं, हो सकता है इनकम पे जो कंट्रोल है वो अच्छे हैं, हो सकता है एक्सपेंसेस पे जो कंट्रोल्स हैं वो अच्छे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक कंट्रोल टेस्ट किया और वो सही है तो इसका मतलब सारे कंट्रोल सही हैं। ठीक है, तो जब आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट ऑन द, आपका जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आपने किए हैं उसका इम्पैक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के ऊपर आपकी क्या ऑडिट अप्रोच रहती है। क्योंकि हो सकता है मुझे किसी एरिया में कम काम करना पड़ेगा, किसी एरिया में ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स का टेस्ट रिजल्ट ये है कि भाई एसेट पे अच्छे कंट्रोल थे लेकिन लाइबिलिटीज जो इनकर करी उनके ऊपर अच्छे कंट्रोल सेटअप नहीं करे, तो मेरे को एसेट्स पे कम काम करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आप कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहते हो, इन ऑर्डर टू एबल टू रिलाय ऑन द कंट्रोल्स, देखिए सिस्टम काम कैसे करता है, देख उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और डिजाइन का असेसमेंट कीजिए, उसके ऑपरेशन को टेस्ट कीजिए और स्पेसिफिक एरियाज पर उसका क्या इम्पैक्ट, ऑडिट अप्रोच आपकी कैसी रहेगी, ये सब चीजें आपको डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आप इस स्थिति में आएंगे कि भाई चलो अब मैं देखता हूँ कि मैं इसके ऊपर रिलाय करना चाहता हूँ या नहीं चाहता। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? ये सुनो। Yes, sir. ठीक है, द फोकस ऑफ अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट द मॉनिटरी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ वेदर अ कंट्रोल प्रोसीजर इज ऑपरेटिंग। तो आपका फोकस जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, वो ये चेक करना नहीं है कि मॉनिटरी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, मॉनिटरी अमाउंट। क्योंकि ये चीज चेक हम कहाँ करेंगे, ये चीज तो सब्सटेंसिव में करेंगे बेटा। कहाँ चेक करेंगे? कहाँ चेक करेंगे? Substantive ये procedure. तो सब्सटेंसिव में चेक करेंगे। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए था 100 रुपए का, से फॉर एग्जांपल, और वो एक्चुअली में रिकॉर्ड हुआ है 10 रुपए का, ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों है? इसका मतलब हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल को बस इतना ही देखना है कि भाई जो ये कुछ ना कुछ कंट्रोल आपने सेटअप किया होगा ना कि भाई ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हो, तो उस कंट्रोल ने काम यहाँ पर सही से नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है वो सही से नहीं हुई है। ये एनालिसिस आपको करना है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन छोड़ दो, वो तो फिर अब फर्दर अब मेरे को दिख गया कि यार ये कंट्रोल इनके सही से काम नहीं करते, तो मेरे को सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में ये ज्यादा चेक करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना? Yes, sir. तो ये आपको फर्दर हम लोग सब्सटेंसिव प्रोसीजर में ज्यादा काम करके चेक करेंगे। तो बस देखना ये है कि भाई छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट है वो अलग बात, कंट्रोल कम से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हमारा पर्पस टेस्ट ऑफ कंट्रोल का होता है। से फॉर एग्जांपल, inspecting an invoice for evidence of authorization, it is not the amount. It is irrelevant whether the invoice is for $100, $1,000, as it the control being tested, not the amount. Therefore, it could be said that a test of control provide indirect evidence over the financial statement. The auditor make the assumption that if controls are working effectively, there is less risk of material misstatement in the financial statement. However, the test of control itself does not test figure within the financial. This is the purpose of substantive procedure. So that is the discussion that has been मेड इन दिस पैराग्राफ की पर्पस ये नहीं है कि 100 रुपए का हुआ है, $100 का हुआ है, $1000 का हुआ। देखना ये है कि भाई कई ट्रांजेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन जैसे कंट्रोल है कि भाई ट्रांजेक्शन ऑथराइज होना चाहिए। अगर वो ट्रांजेक्शन $100 का था बिना ऑथराइजेशन के हो गया, तो इसका मतलब कंट्रोल ने काम नहीं किया। वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था लेकिन फिर भी ऑथराइजेशन तो कराना पड़ता। हाँ या ना? यस और नो? है ना भाई? Yes, हाँ या sir. ना? Yes, sir. तो बस ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर। अब इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल है, सब्सटेंसिव इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन और बैलेंस, इसको आप टेस्ट ऑफ डिटेल में चेक करते हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ये प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हम लोग
कंपैरिजन करके दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करके उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वो हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, ठीक है, sir. तो एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जब आप चेक कर रहे हो, इट इज अ टेस्ट ऑफ डिटेल। और जब आपने दो चीजों का कंपैरिजन कर लिया, से फॉर एग्जांपल कि भाई एम्प्लॉयज हैं 50, एवरेज सैलरी जा रही है 10,000 रुपए, तो 50 इंटू 10,000 कितना हो गया? 50 इंटू 10,000 कितना हो गया? 10,000 इंटू 50, 5 lakh. 5 लाख। तो आपकी 5 लाख रुपए मंथली सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ ऊपर नीचे हमने डिसाइड कर लिया, 10% ऊपर 10% नीचे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे दिख रहा है कि मंथली सैलरी यहां पर 7 लाख गई है किसी महीने में, ये कंपैरिजन जब मैंने किया तो मुझे दिखा कि भाई ये जो कंपैरिजन है, इसका एनालिसिस ये कह रहा है कि इसको फर्दर मेरे को क्या करना पड़ेगा। भाई अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना? इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स करने पड़ेंगे, नहीं करने Yes, पड़ेंगे, sir. हाँ? Yes. दैट्स वाई ये जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हम लोग करके और फिर रिजल्ट निकालते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर का काम होता है। आगे समझ में यहाँ पे? ये सुनो। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर से मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं होते, बस ये आपको यहाँ पे फर्दर इंडिकेशन करते हैं। दे आर दी इंडिकेटिव कि भाई यहाँ पे कोई घपला तो नहीं हो रहा, चलो देखते हैं चल के। The analytical procedure is not looking at the detail of any of the individual purchase, but at the total figure. It is possible that there are number of misstatements within the purchases population which would only be discovered by the testing of detail. तो आपको ये बता देगा कि हाँ भाई इसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों को पकड़ने के लिए आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर से वो गलतियां नहीं मिलेंगी आपको। एनालिटिकल प्रोसीजर सिर्फ एक इंडिकेशन देगा कि भैया गलतियां हैं, यहाँ काम करो, यहाँ चीजें ढूंढो, है ना? आया समझ में? क्लियर करो, यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी, यहाँ मिलेगा सोना आपको, वो सिर्फ इतना बताएगा। आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसी वजह से तो एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ आ गया। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देते हैं, वहां पे फर्दर जो काम करना है वो कैसे करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल से ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में यहाँ तक? Yes, sir.
हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लास्ट इन लोगों ने डिस्कस किया है कि भाई अब मेन सोर्स ऑफ, ये पैराग्राफ लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, मेन सोर्स ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ज्यादा कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए वैसे, दिमाग क्या कहता है तुम्हारा, कि भाई टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा परफॉर्म करने चाहिए, सब्सटेंसिव ज्यादा, सॉरी एनालिटिकल ज्यादा करने चाहिए? मेन सोर्स हमारा क्या होगा? टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल होगा ना। ऑफ कोर्स ये बात है, यही चीज है। बस एक इन लोगों ने एक्सेप्शन सिचुएशन दी है कि भाई अगर यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स आर फाउंड टू बी रिलायबल, अगर वो बहुत ज्यादा रिलायबल हैं, तो फिर ऐसा हम कर सकते हैं कि हम ज्यादा काम जो है वो एनालिटिकल प्रोसीजर से चला रहे हैं और टेस्ट ऑफ डिटेल को हम थोड़ा कम परफॉर्म कर लें, क्योंकि भाई चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट जो है वो कम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस और नो? सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल सिचुएशन कि भाई जब आपके इंटरनल कंट्रोल्स आर फाउंड टू बी रिलायबल, ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट के चांसेस कम है। ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल कम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में आया ना? यस और नो? यस सर। ठीक है, और लास्ट ये देख लेते हैं कि ऑडिटर कुछ केसेस में सिर्फ सब्सटेंसिव टेस्टिंग भी, मतलब आप ये तो क्या कह रहे हैं कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करो ही मत। कब मत करो? जब आपको ये लगे कि भाई ऑडिट एविडेंस लेने के लिए ज्यादा बेटर सब्सटेंसिव टेस्टिंग है। जनरली ऐसा स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म करिए ही मत। आप सीधा कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोल ज्यादा कुछ होते ही नहीं है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल ज्यादा है। अब कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कोई छोटी दुकान है, छोटे बिजनेस है, ज्यादा लोग नहीं है, तो भाई वहां पे कंट्रोल भी कम ही होंगे भाई। कम लोगों में कम कंट्रोल्स की जरूरत है, ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सब्सटेंसिव टेस्टिंग करी जा सकती है। आगे समझ में आया ना? यस सर। और जहां पे आप रिलाय नहीं कर सकते, आपने काम करके देखा और आपने देखा कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तो क्यों ही इंटरनल कंट्रोल्स परफॉर्म करे, तो ऐसे केस में सिर्फ सब्सटेंसिव टेस्टिंग परफॉर्म करी जा सकती है। तो जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर बिल्कुल भी रिलाई नहीं किया जा सकता, या फिर जहां पर आपको लगता है कि भाई ज्यादा इफेक्टिव वे ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस जो है वो सब्सटेंसिव प्रोसीजर से है, उन केसेस में सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके आप अपना काम कर सकते हैं। आंखें भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस। ठीक है, चलो आज के लिए सिर्फ इतना पढ़ेंगे, कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, है ना? कोई डाउट है आज की क्लास में? समझ में आ गया पूरा? यस सर। चलो ठीक है, आज की क्लास में करूंगा। बाय, गुड नाइट। सर कल क्लास है। कल नहीं है ना, मंडे को रखेंगे अब तो क्लास सीधा ना। ओके सर।